वीडियो में अमेरिकी पत्रकार शेली केटलसन को कल बगदाद में IRGC बलों द्वारा अगवा होते दिखाया गया है। वो वर्षों से इस क्षेत्र में रिपोर्टिंग कर रही हैं और सीरिया, इराक, लेबनान को कवर करती हैं। दुनिया भर के समाचार संगठनों ने अब ईरान समर्थित बलों से सुरक्षित रिहाई की मांग की है। ये ईरान की नई रणनीति दिखती है। अमेरिकी नागरिकों का अपहरण कर होर्मुज जलडमरू मध्य के बाहर दबाव बनाना। याद रखें, इस्लामी शासन भी ऐसे ही शुरू हुआ था। 1979 में तेहरान में अमेरिकी दूतावास के सैकड़ों राजनयिकों का अपहरण हुआ था और अब ऐसा लगता है कि वे फिर से वही तरीका अपना रहे हैं जो वे जानते हैं। अमेरिकी विदेश विभाग सऊदी अरब में अमेरिकियों को ईरान की हमले की धमकियों को लेकर सतर्क कर रहा है, खासकर जहां अमेरिकी नागरिक जमा होते हैं। ना तो सैनिक, ना ही वे लोग जो इन अभियानों में शामिल हैं। अब वे आम नागरिकों को निशाना बनाने की योजना बना रहे हैं। इसका कारण सीधा है, ईरान के पास अब हथियारों की कमी हो रही है। अभियान शुरू होने के बाद मिसाइलों और ड्रोन की संख्या में कमी आई है। अब वे अमेरिकी सुरक्षा इतनी आसानी से पार नहीं कर सकते। अब वे असुरक्षित लक्ष्यों की ओर बढ़ रहे हैं और नागरिक बुनियादी ढांचे या नागरिकों को निशाना बना सकते हैं। सोचिए, इन हमलों में ईरान की मदद रूस के व्लादिमीर पुतिन कर रहे हैं। हाल ही में सऊदी अरब के अमेरिकी बेस पर हमला हुआ, जो युद्ध शुरू होने के बाद ईरान का सबसे सफल हमला था। उन्होंने एक E-3 विमान, शायद 2 हवाई टैंकर नष्ट किए और 12 अमेरिकी सैनिकों को घायल किया, जिनमें से 2 की हालत गंभीर है। सौभाग्य से कोई मौत नहीं हुई, लेकिन फिर भी ये एक बड़ा हमला था। और सोचिए, क्या अगर बाहर से मदद नहीं मिलती तो ईरान इतना सफल नहीं हो पाता। वो मदद पुतिन से आई, वही जो अमेरिका से यूक्रेन को डोनबास छोड़ने की भीख मांग रहा है, ताकि वो अपनी 3 दिन की सैन्य कार्रवाई से निकल सके। यह राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की से जानकारी है, लेकिन पहले लाइक और सब्सक्राइब बटन दबाएं। यह हमारी मदद करता है। अब ये क्लिप देखें। जान ले कि अगर वे एक बार तस्वीरें ले रहे हैं तो वे तैयारी कर रहे हैं। अगर वे दोबारा तस्वीरें ले रहे हैं तो ये सिमुलेशन है। तीसरी बार, इसका मतलब है कि 1-2 दिन में वे हमला करेंगे। हां, यही हमें पता है। इसलिए अगर मुझे एक बार नहीं बल्कि बार बार अपने खुफिया तंत्र से यह जानकारी मिलती है कि वे अमेरिकी बेस की तस्वीरें ले रहे हैं, मेरा मतलब यही है। यही जवाब है। क्या वे ईरानियों की मदद करते हैं? बिल्कुल। कितने प्रतिशत? 100%। हाँ, हमें पहले से ही पता था कि रूस ईरान के साथ खुफिया जानकारी साझा कर रहा था और वे कुछ उन्नत हेड ड्रोन भेज रहे थे जो बिना संचार लिंक के काम करते हैं। लेकिन अब हमारे पास असली सबूत है। हमारे पास ठोस प्रमाण हैं जो दिखाते हैं कि रूस उस हमले में शामिल था जिसमें अमेरिकी सैनिकों को चोट आई थी। मेरा मतलब ये है, देखिए, रूसी सैटेलाइट डेटा दिखाता है कि उनके सैटेलाइट 28 मार्च, 23 मार्च और 25 मार्च को सीधे सऊदी बेस के ऊपर थे। संभावना है कि वे हवाई रक्षा उपकरण और जरूरी चीजों की तस्वीरें ले रहे थे जो हमले में काम आ सकती है। और फिर हमला ठीक उसी के अगले दिन हुआ जब 26 मार्च को रूसी सैटेलाइट इस बेस के ऊपर था। रूस द्वारा ली गई तस्वीरों ने संभवतः ईरान को हवाई रक्षा प्रणाली पार कर अमेरिकी उपकरण और सैनिकों को नुकसान पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई। और अंदाजा लगाओ क्या? हमले के अगले दिन अमेरिकी कांग्रेस वुमन अन्ना पाउलिना लूना ने रूसी सांसदों को कैपिटल हिल बुलाया। रूसी सांसद अमेरिकी कांग्रेस का दौरा करते हुए उसकी तस्वीरें ले रहे थे। इस दौरान रूसी खुफिया एजेंसी ईरान को अमेरिकी सैनिकों व ठिकानों को निशाना बनाने में मदद कर रही थी और हैरानी की बात है कि इसे होने दिया गया। यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद ये रूसी सांसदों की पहली यात्रा थी और ये कोडक खमेन में सबसे शर्मनाक समयों में से एक पर हुई थी। और जाहिर तौर पर इसमें कांग्रेस की कोई भूमिका नहीं थी। ये एक निजी मामला था जिसे कांग्रेस वुमन ने खुद ही आयोजित किया था। वह नियमित रूप से रूसी प्रतिनिधिमंडलों से मिलती रही हैं और अब कांग्रेस से पुष्टि किए बिना उन्होंने रूसी संसद को संयुक्त राज्य अमेरिका आने के लिए आमंत्रित किया। लगता है हमारे राजनेता नहीं समझते कि रूस अमेरिकी सेना के साथ क्या कर रहा है और दूसरी तरफ यूक्रेन है। रूस ईरान को अमेरिकियों को मारने में मदद कर रहा है, जबकि यूक्रेन
उनकी और सहयोगियों की रक्षा में मदद करता है। राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने हाल में ईरान द्वारा लक्षित खाड़ी देशों का दौरा कर उन्हें शाहेद ड्रोन से लड़ने के लिए संसाधन और जरूरी जानकारी दी। याद रखिए, यूक्रेन 4 साल से इन ड्रोन से लड़ रहा है और जानता है कि इन्हें कैसे रोका जाए, क्या कारगर है, और अब वे ये जानकारी अमेरिकी सहयोगियों के साथ साझा कर रहे हैं। और फिर हमारे पास यूक्रेनी सदस्य भी हैं जो सीधे अमेरिकी सेना के साथ काम कर रहे हैं ताकि ये पता लगाया जा सके कि अमेरिकी ठिकानों और अमेरिकी सैनिकों की बेहतर सुरक्षा कैसे की जाए। शायद फ्लोरिडा को ऐसे बेहतर प्रतिनिधियों की जरूरत है जो समझते हों कि कौन सा देश वास्तव में अमेरिका की मदद कर रहा है और कौन सा देश यह सुनिश्चित कर रहा है कि मध्य पूर्व में और अधिक अमेरिकी मारे जाएं। यूक्रेन के पास इस्लामी शासन हटाने के कई कारण हैं, क्योंकि ईरान 4 साल से रूस की मदद कर रहा है, जिससे यूक्रेनी नागरिक मारे जा रहे हैं। ईरान ने नागरिक यूक्रेनी विमान गिराया था, अब वह यूक्रेन पर हमला करने की धमकी दे रहा है क्योंकि यूक्रेन अमेरिका की मदद कर रहा है। सुनिए, यहाँ राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की बात कर रहे हैं। ईरान के साथ संबंध, ईरान के साथ संवाद, ईरानी अधिकारियों के साथ। हमने कठिन समय का सामना किया और हम केवल चीजें खो रहे थे। हमने उनके साथ कुछ नहीं किया था। उन्होंने हमारा विमान गिरा दिया, हमारे यात्रियों को मार डाला, विमान के चालक दल को मार डाला, लोग मारे गए। उन्होंने न स्वीकारा न विशेषज्ञों को आने दिया और फिर पूर्ण पैमाने का युद्ध शुरू हो गया। उन्होंने शाहेद ड्रोन रस्सियों को सौंप दिए और हमारे नागरिकों को मार रहे थे। मैं ये सब रोकना चाहता था। मैंने उनसे अनुरोध किया। उन्होंने वादा किया था कि ड्रोन की एक खेप से ज्यादा नहीं होगी, लेकिन वे झूठ बोलते रहे और हथियार देते रहे। इसीलिए मैं उन्हें रूस के सह अपराधी मानता हूं। जब ये सब हो रहा था, एडमिरल ब्रैड कूपर, सेंट्रल कमांड कमांडर, मध्य पूर्व में अमेरिकी सैनिकों और ठिकानों पर गए और इस दौरे का वीडियो जारी किया। इसी दौरान ईरानी कमांडर गहरे भूमिगत बंकरों में छिपे हुए हैं ताकि यह सुनिश्चित कर सके कि वे मारे न जाएं। ये दिखाता है कि कौन जीत रहा है। ट्विटर कुछ भी कहे, उनका बयान सुनिए। नमस्ते, मैं एडमिरल ब्रैड कूपर हूं, यूएस सेंट्रल कमांड का कमांडर। मध्य पूर्व में सेंट्रल कमांड से, जहां 50,000 सैन्यकर्मी हैं, मैं ऑपरेशन एपिक फ्यूरी पर 6ठी अपडेट देने आया हूं। अब अभियान के 5वें सप्ताह में मेरा आकलन है कि हमने ईरान की सीमाओं से बाहर उसकी शक्ति प्रदर्शन की क्षमता खत्म करने में स्पष्ट प्रगति की है। हम उनकी नौसेना को समुद्र में नहीं देख रहे हैं, हम उनके विमान उड़ते हुए नहीं देख रहे हैं और उनकी वायु रक्षा और मिसाइल रक्षा प्रणालियां काफी हद तक नष्ट कर दी गई हैं। हमारी स्पष्ट श्रेष्ठता के बावजूद हमारी सेनाएं सतर्क हैं। मेरा मानना है कि हमारी हर सफलता की शुरुआत और अंत लोगों से होती है। हमारे तैनात सैन्यकर्मी शानदार काम कर रहे हैं। इस यात्रा के दौरान मुझे हमारे सैनिकों को उनकी बहादुरी, दृढ़ता और जुझारूपन के लिए सम्मानित करने और पुरस्कार देने का सौभाग्य मिला है, क्योंकि वे लगातार अपनी सीमाओं से आगे बढ़कर काम कर रहे हैं। हाँ, बहुत अच्छा काम, बहुत अच्छा काम। आप सेवा में कब से? 12 साल हो गए सर। बहुत बढ़िया। आप कैसे हैं? बहुत अच्छा हूँ सर। मैं ओहायो से हूं। ठीक है, किसे से? टोलेडो। सर ठीक है, बढ़िया, शानदार शानदार। जो आप कर रहे हैं उसके लिए धन्यवाद, बहुत सराहना करता हूँ। आपका काम क्या है? मैं हमेशा हमले के मिशन पे बाहर रहती हूँ। ठीक है, आपने कितने मिशन उड़ाए? शायद 2 दर्जन और मिशन। और आप खुद यहाँ कितने समय से? मैं यहाँ से फरवरी से हूँ सर। हाँ, शानदार, अच्छा, बेहतरीन काम के लिए धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। इस बीच आपको शुभकामनाएं। मैं रोज आपके बारे में सोचकर गर्व करता हूँ। तो जो आप कर रहे हैं उसके लिए धन्यवाद। मैं सच में इसकी सराहना करता हूँ और इससे ज्यादा गर्व नहीं हो सकता। इसके अलावा विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने फिर से बताया कि इस युद्ध के उद्देश्य क्या है और अमेरिका ने इसे शुरू ही क्यों किया था। ये रहा उनका बयान। कई अमेरिकी पूछ रहे हैं कि अमेरिका को अभी ईरान पर हमला क्यों करना पड़ा। मुझे समझाने दें, ईरान परमाणु हथियार चाहता है, इसमें कोई शक नहीं। अगर वे सच में वही चाहते हैं जैसा कि वे दावा करते हैं, यानी परमाणु ऊर्जा, तो वे परमाणु ऊर्जा वैसे ही हासिल कर सकते थे जैसे दुनिया के बाकी देशों के पास है। वो है कि आप ईंधन आयात करें और जमीन के ऊपर रिएक्टर बनाएं। ईरान ने ऐसा नहीं किया है। वे अपने रिएक्टर और अपनी सुविधाएं पहाड़ों के अंदर गहराई में बनाते हैं, आम लोगों की नजरों से दूर, और वे उस सामग्री का संवर्धन करना चाहते हैं। उसी उपकरण का उपयोग जो वे ऊर्जा के लिए सामग्री का संवर्धन करने में कर सकते हैं, वे उसे जल्दी से हथियार स्तर तक समृद्ध करने में भी कर सकते हैं। ये साफ है कि उन्हें ऐसा परमाणु कार्यक्रम अपनाने का हर मौका दिया गया जिससे उन्हें ऊर्जा मिले, हथियार नहीं, लेकिन हर बार उन्होंने मना कर दिया। लेकिन अब हमला क्यों? तो ईरान क्या करने की कोशिश कर रहा था? ईरान मूल रूप से एक पारंपरिक सुरक्षा कवच बनाना चाहता था, यानी उसके पास इतने मिसाइल और इतने ड्रोन हों कि कोई भी उन पर हमला ना कर सके
और वे इस दिशा में काफी आगे बढ़ चुके थे। हम उस स्थिति के करीब थे जहां ईरान के पास इतने मिसाइल और ड्रोन होते कि भविष्य में कोई उनके परमाणु हथियार कार्यक्रम के खिलाफ कुछ नहीं कर पाता। ये बेहद जोखिमपूर्ण था। भविष्य को लेकर प्रलयकारी सोच रखने वाले कट्टर शिया मौलवियों द्वारा शासित देश को परमाणु हथियार नहीं मिलने चाहिए। किसी भी हालात में उन्हें यह छूट नहीं मिल सकती कि वे अपने कार्यक्रम और महत्वाकांक्षाएं मिसाइलों व ड्रोन की आड़ में सुरक्षित रखें, जिससे कोई विरोध न कर सके। यह हमारा आखिरी और सबसे अच्छा मौका था उस पारंपरिक खतरे और उस पारंपरिक सुरक्षा कवच को खत्म करने का जिसे वे बना रहे थे। राष्ट्रपति ने इसे अभी खत्म करने का सही निर्णय लिया। इस ऑपरेशन का मकसद उनकी पारंपरिक मिसाइलें और ड्रोन कार्यक्रम को खत्म करना है, ताकि वे छुप न सकें और दुनिया के साथ इस मुद्दे पर गंभीरता से पेश आएं कि वे कभी भी परमाणु हथियार न रखें।